चलो अब फोकस करो, नया चैप्टर स्टार्ट करें। सबसे पहले बताओ मैकेनिक्स पे आते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है बता सकते हो कोई? मैकेनिक्स समझ लो कि जो तुम्हारा मशीन से रिलेटेड होता है पार्ट ना, मैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ मैकेनिक्स को हम क्या करते हैं, दो टाइप पे हम डिवाइड करते हैं। एक तो आता है हमारा काइनेमेटिक्स, और दूसरा आता है डायनामिक्स। ठीक है, अब देखो काइनेमेटिक्स का डिफिनेशन बताऊंगा। अभी जान लो कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। यहाँ पर हम सिर्फ इफेक्ट पढ़ते हैं ना, काइनेमेटिक्स के अंदर क्या मतलब इसका इफेक्ट होता है। अगर कोई कार चल रहा है रोड पे, ठीक है, तो उनका क्या इफेक्ट है। डायनामिक्स में क्या है, इफेक्ट तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं प्लस काउज भी पढ़ते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। जैसे काइनेमेटिक्स में ना तुम्हें कारण नहीं बताया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझाया नहीं जाएगा, बहुत ऐसा चीज लगेगा तुम्हें इनका प्रूफ नहीं मिल पाएगा, है ना, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। लेकिन डायनामिक्स के अंदर जैसे ही डायनामिक्स होगा हर एक चीज का कॉज होगा। ठीक है, अब जैसे काइनेमेटिक्स, अब तुम सिर्फ इफेक्ट पढ़ते हो, इसका काउज नहीं पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा काइनेमेटिक्स फॉर्मुलेटिक हो गया। ठीक है, बहुत कम ही कॉन्सेप्ट होगा जिसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है काइनेमेटिक्स के अंदर, इसको क्यों इफेक्टिव बोला जाता है, हम काउज क्यों नहीं पढ़ते। अगर कोई ट्रक, ठीक है ना, बहुत सा ओवरलोडेड है, मान लो ट्रक रोड पे चल रहा है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर ना ना तो तुम्हें वहां पे फ्रिक्शन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, रोड पे चल रहा है क्या सही बैलेंस से चल रहा होगा, नहीं। यहाँ इवन की तुम उसके मास, ठीक है, उसके मास को कंसीडर ही नहीं करोगे। ट्रक का मास, अगर कोई कार चल रहा है तो चल रहा है, कार का हम मास ही कंसीडर नहीं करते हैं, ये बात है। ठीक है, तो तुम काइनेमेटिक्स को तुम बोल सकते हो कि यहाँ तक तुम गजनी बन के रहोगे, यहाँ तक तुम गजनी बने रहोगे। ठीक है, और जैसे ही तुम डायनामिक्स में आओगे, गजनी रिटर्न हो जाओगे। ठीक है, गजनी मूवी देखे हो तुम लोग? जी सर। हाँ, इसमें क्या था, आमिर हाँ खान। सर। पहले उसको कभी कुछ ख्याल नहीं था, बाद में क्या होता था, आमिर खान को सारा मेमोरी याद हो जाता था। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का जो भी कारण होगा, जो जो चीज तुम यहाँ पे कॉजेज छोड़ रहे हो, वो सारा चीज वापिस से डायनेमिक्स में आएगा, और उसको हम वहां पे उनके हम कॉजेज भी हम पढ़ेंगे। आया बात समझ में? तो काइनेमेटिक्स तक तुम्हें गजनी बन के रहना है, जैसे ही डायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा तुम गजनी रिटर्न्स बन जाओगे। और इसके अंदर थोड़ा फिर से समझा दीजिए। ओके, मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स समझ लो तुम्हारा मोशन से रिलेटेड पार्ट होता है। इनको हम दो सेगमेंट में पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर ओनली हम इफेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। डायनामिक्स के अंदर हम इफेक्ट प्लस कॉज दोनों को पढ़ते हैं। ठीक ना, इसको ऐसे ही समझाने के लिए एग्जाम में मत लिख देना कि काइनेमेटिक्स गजनी होता है और डायनामिक्स गजनी रिटर्न होता है। मैंने ये बताया यहाँ पर, जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर कोई ट्रक चल रहा होता है, ट्रक का मास है, वो मास हम कंसीडर ही नहीं करते। और ट्रक के अंदर रोड पे चल रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को हम कर ही नहीं करें, ओनली हम उसके मोशन का एनालिसिस करते हैं। ठीक ना, काइनेमेटिक्स के अंदर। ओके, और डायनामिक्स के अंदर हम मोशन का एनालिसिस भी करते हैं, उसपे मास है तो उसका भी इफेक्ट लेते हैं, फोर्स लग रहा है तो उसका भी इफेक्ट करते हैं। इसीलिए बोल दिया काइनेमेटिक्स तक तुम गजनी बन के रहोगे, और जैसे डायनामिक्स में जाओगे तुम्हें हर एक चीज का रीजन चाहिए, यहाँ पे तुम गजनी रिटर्न्स बन जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे। ओके, अभी तक इतना समझ में आया? चलो, हाँ सर। हाँ सर आया। पहले देखो काइनेमेटिक्स लोगों को पता ही नहीं होता कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन होता है क्या काइनेमेटिक्स, ये चीज तो हमें क्लियर होना चाहिए। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विथ, यहाँ पे तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। स्टडी ऑफ द मोशन और ए सिस्टम ऑफ बॉडी,
एक बार पढ़ो, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच जहाँ पे हम स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ए सिस्टम ऑफ ए बॉडी विदाउट कंसिडरेशन गिवन टू इट्स मास और फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या होगा कि किसी भी बॉडी हो सकता है या बहुत सारे सिस्टम हो सकता है, उसका मास और उस पर क्या फोर्स लग रहा है इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ओनली किसका स्टडी करेंगे, मोशन का। बताओ क्लियर है? अब बताओ मोशन क्या होता है? Change in position with respect to time. वेरी गुड, With respect to time. गुड। तो यहाँ पे लिखोगे सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ। अब ठीक है, अब ठीक है, अच्छा ठीक है। ओके। जैसे ही नेटवर्क गड़बड़ होता है मैं चुप हो जाता हूँ, तो तुम लोग निश्चिंत रहो, कुछ तुम्हारा छूटने वाला नहीं। अब देखो मोशन के बारे में सही बताया, एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion। एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब बोलेंगे इफ इट changes its position with the passage of time। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट को तभी हम बोलेंगे कि वो मोशन में है इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ ए पैसेज ऑफ टाइम। मतलब क्या, टाइम के साथ वो अगर चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे उसे, हाँ ये मोशन है। ठीक है, अगर मतलब वो जगह पर ही रहा, मतलब वो अब टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, तो वो चीज क्या उसी जगह पे रखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो चीज हमारा रेस्ट पे है। ठीक, अब देखो हम काइनेमेटिक्स को दो टाइप में, दो डिवीजन में हम पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में पहला एक तो पढ़ेंगे हम मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। दूसरा पढ़ेंगे हम मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। मतलब 2D मतलब यहाँ पे डायमेंशन को बता रहा है। 1 डायमेंशन में जब हम मोशन को पढ़ेंगे तब बताओ मोशन कैसा होगा, इसका एग्जांपल में क्या बोलोगे? जब हम मोशन इन 1D पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन क्या होगा, अगर कोई गाड़ी रोड पे चल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, मोशन इन 1D होगा, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, और मोशन इन 2D जब x में भी चल रहा हो, y में भी चल रहा हो, तो इसके एग्जांपल में हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मोशन इन 2D। ओके, सर 3D में मोशन हुआ तो कैसा होगा? 3D वाला मोशन आएगा हमारे पास, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे फिर, वो भी जेई ओनली एडवांस, ओनली जेई एडवांस के स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत आएगा मोशन इन 3D, और 3D को हम ब्रेक करके उसको हम 2D में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में नीट तक तो 2D है, मैन तक भी 2D है, तुम्हारे बोर्ड तक 2D है, 3D का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, लेकिन उसको हम ब्रेक करके 2D में कर लेंगे। तो बहुत कम ही टाइप का, वो भी सवाल फिक्स होते हैं। तो वो जो एडवांस है 2D का एग्जांपल दीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तुम क्या करो, एक बॉल को ना एयर में फेंक दो, ठीक ना, इस तरीके से एक यहाँ पे बॉल है, इसको किसी एंगल थीटा से, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, अगर ऐसे करके हम फेंकेंगे तो बताओ ये कैसा पाथ बनेगा, कुछ इस टाइप का पाथ बनेगा कि नहीं? ऐसे करके बॉल जाके गिरेगा कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे वापिस आ जाएगा। तो इसका एनालिसिस जो हम पढ़ेंगे वो मोशन इन 2D में पढ़ेंगे। ठीक है, 1D जो होगा स्ट्रेट लाइन में होगा। अभी हम जो पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1D में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा बता दो यहाँ पे टाइम क्या होता है। बताया था टाइम क्या होता है, टाइम के बारे में अगर कुछ बोलना हो तो क्या बोलोगे? इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी एंड it is the most significant parameter of all the, जितने भी पैरामीटर है उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है हमारा, टाइम ही है। अब यहाँ पे टाइम को पहले इसीलिए डिफाइन करना था कि कुछ भी हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हमारा टाइम आने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब तुम हमेशा फील करोगे कि एक्स एक्सिस पे ना हम टाइम को ही लेते हैं। इसका मेन कारण यही है कि अगर हम जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जब भी हम कर्व वगैरह प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस पे देखना तुम हमेशा 99% जो होगा ना, कुछ ट्विस्ट देने के लिए टाइम को वाई पे कर देगा, लेकिन हम उसको वापस से एक्स एक्सिस पे लेके आ जाते हैं। क्यों लेके आ जाते हैं? जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो वहां से हमारे लिए एनालिसिस आसान हो जाता है। ठीक है सब फिर से बोल लीजिए सर, क्या बोला? मैंने बोला कि टाइम जो है सबसे ज्यादा, एक तो जानते हो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वही हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। और साथ में बताया ये सबसे ज्यादा हमारा सिग्निफिकेंट पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर है हमारे पास, ठीक है, जैसे लेंथ, डिस्टेंस, ये सब हो सकता है तुम्हें गलत ऑब्जर्व हो जाए, लेकिन टाइम के साथ में नहीं। टाइम फिक्स है, ठीक ना, और दूसरा चीज चेंज भी हो सकता है, लेकिन टाइम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट मानेंगे टाइम को। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मान लो कभी भी हम कर्व प्लॉट करेंगे अभी, ठीक ना, हम ग्राफ का एनालिसिस वगैरह करेंगे, तो वहां पे ना कभी तुम देखना, अगर तुम सवाल देखे हो, बुक्स पढ़े हो, पीछे का भी याद रखना, तो यहाँ पे टाइम होगा और यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा, इस हिसाब से होगा। यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी हो सकता है, यहाँ पर तुम्हारा टाइम ही टाइम होगा, दूसरा कुछ नहीं नजर आएगा। अगर टाइम एक्स एक्सिस पे प्लॉट नहीं किया हुआ है, अगर वाई पे दे दिया, तो भी हम क्या करते हैं, उसको प्लॉट कर देते हैं एक्स पे, ठीक ना, हम उसको रिवर्स करते हैं उस ग्राफ को, लेकिन हम एक्स एक्सिस पे लाके करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, यहाँ से एनालिसिस करना हमारे लिए आसान होता है। ओके, ठीक है। हाँ सर, समझ गया। देखो स्टार्टिंग Yes, में sir. मैंने कुछ ग्राफ बताया था, बताने का यहाँ पर भी बताया जा सकता है, जैसे यहाँ पर टाइम के साथ में वो पढ़ाया जाता है, मैंने सब बताया था तुम लोगों को, चलो फिर भी मैं बता दूं, तुम लोग बताना कि ये चीज मैंने बताया था कि नहीं। ध्यान नहीं रहता नहीं, इतने सारे देखिए मैं कहाँ क्या पढ़ा था। टी है, ये तुम्हारा एक्स है, अगर ऐसे करके कर्व जा रहा है, ये बताओ, ये वापिस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये ओरिजिन है, यहाँ तक ए है, यहाँ तक बी है, यहाँ तक सी है, और ये डी। मतलब अब देखो टाइम हमने कहाँ पे रखा है, टाइम एक्स एक्सिस पे, ये एक्स जो है ना, ये हमारा पोजीशन है, कुछ पोजीशन। कोई आदमी इस तरीके से समझ लो कि अपना मोशन कर रहा है, तो बताओ कहाँ तक हमारा कर्व सही है और कहाँ तक गलत है। तब सी तक सही है सर, और सी से डी तो तक C सही तक नहीं है। सही है। सी से डी तक क्यों नहीं सही है? सर एक ही टाइम पे सर दो straight पोजीशन line- नहीं हो सकते सर। नहीं हो सकते, या तो ये बोल लो, टेन या की नहीं क्या तो इनफिनिटी हो जाएगा वहां पे सर, स्लोप दिखाई नहीं नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर देख लो, एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस किया। ये सब ग्राफ हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस मोटा मोटी समझो। एक समझो, एक आदमी यहाँ, इस एक आदमी यहाँ पे, ठीक, इस टाइम पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये टाइम मान लो कि हमारा 5, यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम का इंटरवल है, 5 सेकेंड पे ही ऑब्जेक्ट, जबकि मोशन भी कर रहा है, मोशन भी कर रहा है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इतने सारे पोजीशन। ये मान लो यहाँ पर तुम्हारा 5 मीटर है, 6 मीटर है, 7 मीटर है, ये 8 मीटर है, एक ही टाइम पे समझ लो एक आदमी 5 जगह कैसे हो सकता है। यहाँ पर फिजिक्स में कोई देवीय शक्ति नहीं चलता है, ठीक है, तो ये चीज हमारा गलत है। तो हमने किसके बेसिस पे बताया, अभी हमें तो ज्यादा पता नहीं है, आगे तुम स्लोप वगैरह इसमें एनालिसिस करोगे, तुम सिर्फ टाइम के बेसिस में बता रहे हो कि ये चीज हमारा सही है या ये चीज हमारा गलत है। ठीक है, ओके, तो ये हाँ सर। सर हाँ समझ सर। नहीं आया सर, जी अच्छे सर। से। समझ नहीं आया? हाँ सर। ये बताओ तो, अरे एक ही आदमी है, ठीक है, एक ही आदमी है, वो मोशन कर रहा है ए बी सी डी, अगर ऐसे करके दे देता, ये हमारा टाइम है और ये हमारा इधर पोजीशन है, ठीक है, इधर हमारा
पोजीशन है, ठीक है। अब ये टाइम समझो कि ये आदमी इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, क्या ये कर्व पॉसिबल है? तो टाइम बढ़ते जाएगा तो आदमी चलते जाएगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि अब वापिस से इस कर्व पे देखो, ए से चल रहा है, 0 से ए गया, ठीक है, ए से बी गया, बढ़ते चल रहा है, बी से सी गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये पाथ एकदम स्ट्रेट लाइन बना लिया अपना, ये देखो ये एकदम स्ट्रेट लाइन कर दिया। तो ये देखो एक ही टाइम पे पार्टिकल रुका हुआ है और मोशन भी हो रहा है, या पॉसिबल है क्या? ये तुम रुके हुए हो, टाइम को रोक दिया 5 सेकंड पे, और तुम्हारा डिस्टेंस 5 मीटर भी हो रहा है, 6 मीटर भी, 7 मीटर भी, 8 मीटर भी, क्या पॉसिबल है? नहीं है ना? नहीं सर। वही नहीं चीज है। सर। आगे मैं, सर। हाँ आगे मैं तुम्हें क्या बताऊंगा कि स्लोप बताओ इसका। बताओ स्लोप क्या होता है। अब जैसे इसका हमें स्लोप निकालना, स्लोप होता है टेंजेंट, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे करके इसी पे टेंजेंट हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ मेजर करेंगे तो बताओ एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब तो तुम बोलोगे 10 थीटा, 10 90 डिग्री बोलोगे, और 10 थीटा क्या होता है बताओ? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप होता है हमारा, इसको या तो हम 10 थीटा लिखते हैं, या नहीं तो हम dy बाय dx लिखते हैं, ठीक है। तो dy पे क्या है? पोजीशन है, और dx पे क्या है? dt है, यहाँ पे टाइम है, ठीक ना। यहाँ पे यही हो गया ना, यहाँ पे मैंने y एक्सिस लिखा है, dy बाय dx, ये स्लोप होता है, ठीक ना। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, y पे हमारा पोजीशन प्लॉट किया गया है, और x एक्सिस पे टाइम किया गया, तो dx बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो तुम्हारा वेलोसिटी मिल रहा है 1090, 1090 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। तो वेलोसिटी क्या तुम्हारा इन्फिनिटी पॉसिबल है? नहीं नहीं सर। तुम नहीं इन्फिनिटी सर। वेलोसिटी से कोई पार्टिकल को फेंक सकते हो? नहीं। मैक्सिमम फेंकोगे तो कहां तक फेंक पाओगे? नहीं। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तक तुम फेंक पाओगे, ठीक है। तो ये सब कर्व ना हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। इसीलिए मैंने बताया टाइम जो होता है ना, सबसे ज्यादा हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। चलो हाँ सर। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम आते हैं पोजीशन के ऊपर। अब देखो इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पैरामीटर का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे पहले एक हेडिंग लिख देते हैं, क्योंकि तुम्हें सवाल ना इस तरीके से पूछा भी जाता है बोर्ड में, ऐसे करके लिख 5 जनरली 5 पॉइंट तुम्हें लिखना होता है, तो ऐसे करके पूछा जाता है बेसिक पैरामीटर्स व्हिच आर necessary to study motion। सर पैरामीटर्स का मतलब क्या है? जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे तो हमें किस किस चीज का जरूरत होगा, अगर तुम बनाओ, बताओ कि अगर तुम क्लास आओगे, ठीक है, तो तुम्हें किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा? ऑफलाइन क्लास होगा, अभी तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, किस किस चीज का तुम्हें जरूरत है बताओ? मोबाइल फोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए, है ना, डाटा पैक हाँ। चाहिए, ये यही पैरामीटर हुआ। तो मोशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ऐसे तुम्हें सवाल आएंगे बोर्ड में, बेसिक्स पैरामीटर व्हिच आर नेसेसरी टू स्टडी ऑफ मोशन। अब देखो 2 मार्क्स में आए तो 3 पॉइंट डिस्कस करना, अगर 5 मार्क्स में आए तो 4-5 पॉइंट डिस्कस करना। तो इसमें जो बेसिक पैरामीटर में जो भी हमें पढ़ेंगे ना मोशन को हम समझने के लिए, उसमें जैसे कि पहला तुम बोलोगे पोजीशन, पोजीशन, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा स्पीड, पांचवा वेलोसिटी, छठा एक्सीलरेशन। तो यही सारे चीज होते हैं, ये 6 पोजीशन है, 6 पॉइंट है ना, इसमें से कोई 5 लिख देना। तो चलो ठीक है, हम पहला स्टडी करते हैं पोजीशन क्या होता है, अब सबको डिटेल में, ठीक है। बता दो पोजीशन क्या होता है। सर कोई चीज जहाँ रहता है वही पोजिशन होता है किसके उस चीज का। रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? अब तुमने बता दिया कोई चीज जहां रहता है, किसके रिस्पेक्ट में कहाँ रहता सर है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो तुम बोलोगे इट इज द लोकेशन, it is the location of particle
विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, कि किसी भी पार्टिकल का लोकेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मान लो कि एक पॉइंट तुमने P लिया, एक पॉइंट तुमने Q लिया, ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारे पास P है और दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास Q है। तो बताओ इसको कैसे तुम डिफाइन करोगे कि कहाँ पर P है कहाँ पे Q है? तो तुम क्या करोगे और कितना लेंथ है। अब हर एक लोग अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट करेगा तो हर एक डिस्टेंस बता देगा। तो इसको जरूरी है किसी एक जगह रखो। तो इसको हम रखते हैं कहाँ पे है, तो अब एक हम हाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम एक्स और इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम या हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वो सारा चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ये तीनों बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये जहाँ पे कट होता है ये 0,0 बोलते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0। अब यहाँ से मेजर कर लो इसको, इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो ये तुम्हें P मिल गया और ये तुम्हें Q मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब तुम क्या बोलोगे। अब बताओ ये जो पोजीशन तुमने डिफाइन किया है, तो क्या पोजीशन तुम्हारा स्केलर है या वेक्टर है? बताओ पोजीशन तुम्हारा स्केलर हुआ या वेक्टर हुआ? सर वेक्टर होगा शायद। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया। क्यों वेक्टर हो गया? क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया। ठीक है, क्या की नहीं, हमने दो पॉइंट था, एक कार्टेशियन सिस्टम लिया, अब फिक्स कर दिया। अब होगा तो ये ओरिजिन O से P, इस पॉइंट को O बोल देते हैं, ठीक रहेगा। O और P जो है हमारा क्या हो गया, एक लाइन है। फिर O और Q हमारे बीच का है और इनके बीच का हमें लेंथ पता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ना इसको पोजीशन या नहीं तो पोजीशन वेक्टर भी बोला जाता है। तो यहाँ से बोलोगे हियर पोजीशन इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से O से P के बीच का इसका मैग्नीट्यूड भी है। अब डायरेक्शन भी, डायरेक्शन कैसे दोगे, तो ऐसे करके इसका डायरेक्शन प्लॉट कर दो। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन, इसको बोल दो R1 है वेक्टर और इसको सपोज मैंने बोल दिया R2 वेक्टर। ओके, अब इसको अगर x एक्सिस के साथ भी मेजर करना हो तो R1 कहाँ पे है, यहाँ से मेजर कर लो। एक एंगल यहाँ से मेजर कर सकते हो ना। मान लो इसको मैंने अल्फा बोल दिया और इसको Q को मान लो x एक्सिस के साथ मेजर कर लो, इसको बीटा बोल दिया। ठीक है, तो तुम R1 के बारे में क्या लिखोगे, यहाँ पे R1 क्या लिखा मैंने, बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ब्रैकेट में लिख लो OP वेक्टर भी, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। R2 सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, R2 के बारे में। R2 क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट किसका, Q का, और इसको हम OQ वेक्टर लिख सकते हैं। अब बताओ क्या R1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, R1 वेक्टर हमें लिखना हो, ठीक ना। इसको तो हमने चलो लैंग्वेज के टर्म में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P लिख दिया। अगर तुमने अगर एंगल अल्फा बीटा रखा है तो कुछ तो तरीका होगा लिखने का। और तुम जानते हो एक्स एक्सिस पे हम किसको प्लॉट करते हैं, आई को, आई कैप डायरेक्शन दे दिए, और वाई पे कौन होता है, जे। तो बताओ R1 को तुम क्या कैसे लिखोगे, R1 cos अल्फा आई प्लस R1 sin अल्फा जे, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, कंपोनेंट ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं ना R1 को। सिमिलरली R2 को लिखना हो तो बताओ R2 को कैसे लिखोगे। R2 का कंपोनेंट ब्रेक देखो वेक्टर में बताया था ना। अब ये ऐसे कर R2 cos अल्फा i कैप प्लस R2 sin अल्फा जे। R2 देखो ना बीटा एंगल लिए हुए ना, बीटा होगा बीटा। हाँ तो बताओ क्या लिखेंगे, R2 cos बीटा cos बीटा आई cos बीटा आई कैप R2 sin बीटा sin बीटा जे कैप। ठीक है, देखो जैसे मैंने cos का यहाँ पे कंपोनेंट किया, जैसे x एक्सिस की तरफ होता है ना तो cos टर्म आता है, और ये किसके तरफ है, i के तरफ है, तो i मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्शन।
ठीक ना। ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बता, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ। नहीं सर। नहीं हाँ सर सर। नहीं सर ओके नहीं सर। ठीक है। तो अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर आया तो सबसे इतना सारा चीज लिखोगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, 2 पॉइंट लेना, R1 R2 लेना, कुछ एंगल ले लेना, इस तरीके से इक्वेशन लिख देना सर पूरे सर मार्क्स। सर एक बार फिर से बता दिए सर, वो सर साइन और कॉस वाली। ओके ठीक है, यहाँ से देखो मैंने ये वेक्टर में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताया था, ठीक है। जिसको वहां पे समझ नहीं आया था वहां पर वो ये समझो, जैसे ये R1 है, ठीक है, R1 वेक्टर है, और इधर जो है हमारा x एक्सिस है, इधर हमारा y एक्सिस है। वेक्टर के तौर पे हम क्या करते हैं, x एक्सिस को हम i भी बोलते हैं, i कैप, और इसको j कैप। j कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है, सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज में 1 लगा दो, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एंगल जो है हमारा क्या था, R1 के साथ दे रखा है, x एक्सिस के साथ है वो अल्फा, तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं, R1 को हम ब्रेक करते हैं, तो ये दो तरफ ब्रेक होता है, ठीक है। एक तो ब्रेक होने के बाद इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री पे कंपोनेंट हमेशा ब्रेक होता है, ठीक है। तो बताओ जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक, इतना एंगल, इसका इतना वैल्यू क्या होगा, तो वो क्या करते हैं हम, यहाँ पर R1 है ना, जैसे ये आ जाता है R, ठीक ना, और ये आ जाता है हमारा cos अल्फा। अगर x एक्सिस के साथ जाता है तो ये आ जाता है R cos अल्फा, और y पे जाता है तो ये क्या होता है, R sin अल्फा। ओके, अगर तुम्हें यहाँ से भी समझ में नहीं आया तो ऐसे करके समझो, ठीक है। ये तो कंपोनेंट तौर में बताया, जब भी तुम जिधर तुम्हारा एंगल गिवन होता है ना उसके तरफ लेके चलोगे तो cos टर्म आता है, तो cos अल्फा हो जाता है, दूसरा उसका अपोजिट हो जाता है, एंगल वही रहता है अल्फा, और अल्फा ही रहता है। ओके, अगर ये आया कैसे था ये वैल्यू, ठीक है, याद है ये वैल्यू कैसे आया था, ये अल्फा था, ये हमारा R1 है, ठीक है, ये हमारा R1 है, तो हम यहाँ से क्या लिख देते हैं, और मान लो कि हमें ये टर्म पता नहीं है, इसको हम x बोल देते हैं, तो यहाँ पे cos थीटा लगाओगे, cos थीटा की जगह पे cos अल्फा लगा दो, cos अल्फा का क्या होगा वैल्यू, b/h होता है ना, बेस हाँ में सर, क्या है तुम्हारा x है, और हाइपोटेनस में क्या है तुम्हारा h में R1। R1 है, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, R1 cos अल्फा हो जाएगा। x तुमने किसको बोला है, नीचे वाले को, बेस को, तो वही चीज क्या है हमारा, यहाँ पे R1 है, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, हमारा R1 cos अल्फा, वही चीज निकल के आया है कि नहीं बताओ। हाँ तो सर, हाँ अगर सर। तुम क्या ऐसे करोगे हमेशा, क्या तुम ऐसे करोगे हमेशा, नहीं करोगे ऐसा, ठीक है, तुम इसके तरह करोगे, ठीक है। मतलब जिसके तरफ हमें एंगल दे रखा है उधर हम cos अल्फा कर देंगे। मान लो अगर यही चीज ऐसे दे देता हमें, यहाँ पे हमें एक P वेक्टर दे दिया, और ये एंगल हमें दे दिया, चलो गामा एंगल दे दिया, ठीक है, ये हमें गामा एंगल दे दिया, ये वेक्टर हमारा P वेक्टर है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट क्या होगा बताओ, इसका x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट, x में क्या होगा और y में क्या होगा, तो हम जब ब्रेक करेंगे बताओ तो क्या होगा, P cos P cos alpha 90 4P minus cos सर इसमें होगा P साइन गामा। बिल्कुल। अब जैसे इधर से एंगल दे रखा है ना, तो इसको ब्रेक करो, इधर लिखोगे तो क्या लिखोगे, y पे क्या लिखोगे, cos टर्म लिखोगे, ठीक cos है, term तो ये आ जाएगा P P cos cos gamma। गामा, और यहाँ पे ना P, अब cos के जगह पे उल्टा कर दो, cos की जगह पे sin, और एंगल जो है वही लिख दो sin गामा। ओके, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं, सर। अब यही काम नहीं सर। मैंने यहाँ पर किया था, तो ये बस नीचे में ना रफ के लिए समझाया हूँ, तो नोट में इसको मत लिखो। चलो आगे आते हैं, पोजीशन वेक्टर हमारा समझ में आ गया। तो आगे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सर डिस्टेंस सर पहले हम सर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते बाद में डिस्टेंस। हाँ ओके सर। हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। covered by body। बिल्कुल सही होता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में तुम क्या बोल सकते हो, पहला द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ध्यान नहीं तो इसको बीच में लिख लो ब्रैकेट में और करके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी 2 पॉइंट्स के बीच का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, बताओ ये डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन कितना होगा? m0 l t0 होगा डायमेंशन। ठीक है, इसका SI यूनिट जी क्या सर। होगा? SI यूनिट क्या होगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको मीटर बोलते हैं ना। ओके, हाँ सर। अच्छा अगर तुमसे पूछा जाए कि एक पॉइंट हमारा A है, एक पॉइंट हमारा B है, ओके, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताइए। इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B। तो तुम क्या करोगे बताओ? सर ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। बस इसमें तो तुम क्या करोगे? A को पकड़ोगे, B को पकड़ोगे। ठीक है, मान लो कोई ऐसे भी गया हुआ होता, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछता ना, तो तुम्हें जरूरी नहीं था ये सब रास्ते का। ठीक है, तो तुम क्या करते? A को पकड़ते और B को पकड़ते और इसके बीच में ना एक शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते, और तुम इसको ये लेंथ को मेजर कर लेते, और यही चीज तुम्हारा क्या देता? डिस्प्लेसमेंट देता कि नहीं? तो तुम यहाँ से ये बोल सकते हो ना, तुमने क्या किया बताओ? फाइनल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन था, और ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन था। तुमने इसी के बीच का ना चेंज निकाला। तो एक यहाँ से फॉर्मूला, एक डिफिनेशन ये भी हम लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अभी कुछ देर पहले ऊपर में हमने पोजीशन वेक्टर देखा। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, सर तो थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए। ये सब नोट्स मिल जाएगा तुम्हें। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? चेंज, किसी भी चीज का हम चेंज कैसे निकालते हैं बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल से। और चेंज इन, वही चीज अगर मैं लिख दूं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, बताओ। अब क्योंकि हमने लिखा है ना चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? तो चेंज इन पोजीशन, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, जो हमने पहला जैसे किया था, इसको हम पोजीशन वेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, P1 और P2 ये जो बनाया हुआ है, इसी के थ्रू चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई एक कार्टेशियन सिस्टम बना लो, और ये हमारा पॉइंट क्या था? P था। ठीक है, देखो ये इसका R1 पोजीशन वेक्टर था, ये हमारा सेंटर पॉइंट था O, ये ना हमारा इनिशियल है। सुनो, ये P पे था, ये पहले इनिशियल। बाद में सोचो कि यही चीज क्या हुआ, इनिशियल यहाँ था, बाद में यही चीज कुछ रोटेट होके यहाँ पे आ गया, ये हमारा Q पे आ गया, फाइनली यहाँ पर पहुंच गया। सर ऑन है सर, ऑफ कर दीजिए। माइक सर किसी का ऑन है सर, ऑफ कर दिए सर, ऋषभ का। ओके, देखो P X और Y, इसको ना हम चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं ना। तो एक बार पोजीशन वेक्टर में ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं बताओ? ये बताया था P इनिशियल है, ये Q फाइनल है। तो यही आदमी जो है P पे जो है, ये Q पे आके रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए।
ठीक है। तो और ये तुम्हारा R2 वेक्टर था कि नहीं? ओके, अब तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम कैसे लिखोगे? अब यहाँ पे चेंज इन पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखने वाले बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल। PQ का तो तुम यही बोलोगे ना सर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर आएगा। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा बताओ? इन दोनों के बीच का फाइनल और इनिशियल का अगर तुम शॉर्टेस्ट लाइन बता देते हो तो वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है कि नहीं? P और Q को हम मिला देंगे तो हाँ सर यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को। एक्स को आपने उल्टा क्यों लिखा? किसको? ओके ओके ओके, और वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट तो होता है वेक्टर, तो P से Q के बीच में एरो देखो हम कहां से कहां देंगे बताओ? वेक्टर का एरो हम कैसे लिखते हैं बताओ? वेक्टर को इनिशियल से लेकर फाइनल की तरफ ऐसे करके वेक्टर को लिखते हैं ना, ऐसे करके वेक्टर को लिखते हैं। यहाँ पे इनिशियल होता है हाँ सर। और यहाँ पे फाइनल होता है, यहाँ पे फाइनल होता है। इसका मतलब हमारा वेक्टर का एरो कुछ ऐसे है कि नहीं? ठीक है। अब तुम ना यहाँ से तुमने R2 माइनस R1 बता दिया चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है, लेकिन तुम इसको प्रूफ करो वेक्टर के साथ, तो तुम कैसे लिखोगे? ट्रायंगल लॉ पढ़े हो? हाँ ठीक है? सर ये एरो को ना हाँ, डी वेक्टर सर। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं यहाँ पे डी वेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो बताओ कि इसका कैसे लिखोगे? बताओ, एक्सप्रेशन बताओ। R1 वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर लिखेंगे। तो हमें डी वेक्टर निकालना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। वो क्या हो जाएगा हमारा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ओके, तो तुम्हारा और देखो डी क्या हमारा मिनिमम लेंथ है, तो तुम डी के बारे में क्या क्या बोल सकते हो? डी जो है तुम्हारा, डी तुम्हारा क्या है? मिनिमम लेंथ वेक्टर, मिनिमम लेंथ वेक्टर है। और नहीं तो ये बोल सकते हो वेक्टर एलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, यही बोलोगे। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या समझ में आया? कि दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, या नहीं तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालने से हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अपने लिए इंपॉर्टेंट है चेंज इन पोजीशन वेक्टर वाला डिफरेंस, ठीक है, ओके। चलो, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आगे हम बात करते हैं वेलोसिटी का, या पहले डिस्टेंस पर ले। चलो पहले डिस्टेंस देख लेते हैं, थर्ड होगा डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस के बारे में क्या क्या बोलोगे? सर एक्चुअल पाथ लेंथ। वेरी गुड। तो तुम बोलोगे द एक्चुअल लेंथ, स्केलर होगा। हाँ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। अब बताओ, ठीक है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बोलोगे डिस्टेंस को। फिर इसके बारे में ना और भी कुछ प्रॉपर्टी जानते हो, लिख दो। ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होता है? M0 L T 0। हाँ, m0, ये m कैपिटल में, m0 L T0, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं जैसे a और b के बीच में तुमसे डिस्टेंस पूछ लूं, ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस बताओ, तो क्या बोलोगे तुम? a और b के बीच में डिस्टेंस बताओ। इनफिनाइट। अभी तुम्हें पता ही नहीं कि किधर से जाना है, ठीक है, तुम्हें इनफिनाइट डिस्टेंस हो गया ना। अब मान लो कि तुमसे डिस्टेंस पूछा गया, ठीक, अभी तो इनफिनाइट बोलोगे ना, डिस्टेंस सुना नहीं दिया।
अच्छा अभी ए और बी पॉइंट दिख रहा है, 2 पॉइंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ सर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताइए कितना होगा, क्या बोलोगे? ये तो इन्फिनाइट डिस्टेंस है, तुम किधर से जाओगे, एक्चुअल पाथ किधर से तुम मेजर करोगे, वो तुम्हें इन्फिनाइट पॉसिबल वे है। अगर अब तुम्हें क्या कर दूं कि मैं पाथ बना कर दे दूं, ठीक है, कि चलो ठीक है तुम एक तो पाथ ऐसे चल लो, ठीक है, इस एक पाथ ये हो गया तुम्हारा पाथ 1, एक पाथ ना कोई ऐसे करके जा रहा है पाथ 2, पाथ 2, तो फिर एक तुमसे पूछा जा रहा है पाथ, एक पाथ ये दे दिया पाथ 3। अब तुमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बताइए, ठीक है, पाथ डिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच का। अब बताओ क्या बोलोगे? क्या सवाल सर अभी भी तीन कंप्लीट है? क्या सवाल अभी भी सर कंप्लीट है? नहीं नहीं सर अभी नहीं भी सर नहीं है कि पाथ बताइए ए और बी, मतलब पाथ ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताइए। अब तुम्हें बोलना होगा नहीं एक्चुअल बताइए कि 2 से जा रहा है कि 1 से जा रहा है कि 3 से जा रहा है, फिर मैं इंची टैप लेके जाऊंगा और मैं मेजर करूँ, है कि नहीं? एक्चुअल पाथ होना चाहिए। एक्चुअल डिस्टेंस किधर से हुआ? एक्चुअल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं, तो हमें क्या चाहिए? पाथ चाहिए यहाँ पे। तो ये जो तुम्हारा होता है ना, इसको तुम बोल सकते हो ये पाथ लेंथ होता है। किस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तब जाके तुम यहाँ पे आंसर बता सकते हो। ओके, अच्छा अब एक बार ना आईआईटी में सवाल पूछा गया था कि बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, on the basis of direction, path and change are which quantity? सर पाथ स्केलर सेंस फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जो डायरेक्शन के बेसिस पे बताया देखो, तो पाथ और चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में बताया था ना, ये जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट में बताया, यहाँ पर क्या मैटर किया हमारे लिए? चेंज। क्या था ना, हम क्या बोले थे? चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे हमारा चेंज आ गया, और वहां पे हमारा डिस्टेंस जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए पाथ आ गया। तो चेंज और पाथ, ठीक है, जब भी तुम्हारे फिजिक्स के अंदर आए और डायरेक्शन में आए तो तुम समझ लेना, थोड़ा सा वहां पे सीरियस हो जाना कि दोनों सेम नहीं है, वैसे स्केलर मान लेता है इनको, ठीक ना, ये कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो चेंज तुम्हारा जो होगा वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी में होगा, और तुम्हारा जो पाथ होगा ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी में होगा। मतलब ये पॉइंट समझ में आया? आया सर। हाँ सर आया। एक बार सर। हाँ समझो। अब यहाँ पे मैं अभी समझो पाथ के बारे में समझो। ए और बी के बीच का बताओ पाथ क्या है? ए और बी के बीच का पाथ क्या है? मतलब पाथ दे रखा है ना, अब तुम्हें डिस्टेंस पूछ दिया, डिस्टेंस बताओ, तो तुम बोलोगे ना पाथ बताइए ना, कौन सा पाथ से जाएंगे हम? क्वेश्चन तो हमारा इनकम्प्लीट है, ठीक है। हाँ सर। अगर यहाँ पे तुमसे पूछा जाता, ठीक है, ए था और ये बी था ना, ये पॉइंट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, छोड़ दो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक ना। डिस्टेंस बताओ ए और बी का, तो क्या बताओगे? बोलो क्या बोलोगे? ए और बी के बीच का डिस्टेंस? हाँ, या तो तुम इनफिनाइट बोलोगे या नहीं तो तुम बोलोगे ये क्वेश्चन जो है ना इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें बताइए ना किधर से जाएगा। यहाँ से मुझे गुवाहाटी जाना है, ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं, है कि नहीं, लेकिन कौन सा रास्ते से जाना है तब तुम बताओगे ना कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना पड़ेगा। तो तुमसे ऐसा होना चाहिए, इस सवाल को कुछ ऐसा लिखना चाहिए हमें, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी along
along which path, along which, find the distance between along which path, और वहां पे फिर आपको मेंशन होना चाहिए कि जैसे मान लो कि, या नहीं तो होना चाहिए फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी अलोंग विच पाथ, और वो पाथ होना चाहिए कि जैसे कि हो गया ऑप्शन ए में पूछ दिया पाथ 1 का डिस्टेंस बताइए, फिर दूसरा दे दिया पाथ 2 का डिस्टेंस बताइए, फिर 3 दे दिया पाथ 3rd का बताइए, और वो पाथ ने यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, एक पाथ ये दे दिया, एक पाथ ये दे दिया, और एक पाथ सपोज ये दे दिया। ठीक है, ये हमारा पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ठीक है, और ये पाथ 3 है। अब बताओ, अब बता पाओगे कि नहीं? अगर तुमसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पाथ 3rd, आराम से बता दोगे, ए से बी के बीच में यहाँ से मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दो। बताओ हो पाएगा कि नहीं? तो तुम्हारा पाथ जो आया, पाथ डायरेक्शन के बेसिस पे, पाथ को अब हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे कि स्केलर बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि पाथ किस में आया, पाथ हमें किस में आया, डिस्टेंस में आया। ठीक है, पाथ हमें डिस्टेंस के कैलकुलेशन में आया। क्या हमको ऐसे भी बोलना पड़ेगा यहाँ पर, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, ये डिस्प्लेसमेंट का ही है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट में है। चलो एक यहाँ पर भी ढेर सारे पाथ है, ठीक है, यहाँ पर भी पाथ, इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको पाथ 2 बोल रहा हूँ, इसको 3, इसको 4, पाथ 4, और इसको पाथ 5। अब तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं पूछूंगा कि बताओ कि कौन सा पाथ हमारा मिनिमम है, तो तुम क्या बोलोगे? क्या तुम्हें ये पाथ का नीड पड़ेगा क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए? सर नहीं। किस चीज का नीड पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए? तुम्हें ये ढेर सारा रास्ता है, तुमको बोला गया शॉर्टेस्ट रास्ता में जाओ, तुमको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या करोगे, फाइनल और इनिशियल पॉइंट सर, ये बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। वो स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? वो चेंज को बताता है। फाइनल माइनस इनिशियल तुमने कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा चेंज आ जाता है। तो चेंज तुम्हारा किस में जाएगा? वेक्टर में जाएगा। ठीक ना, ऐसे सवाल तुम्हें केवीपीवाई ये सबके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तुमने तो फिजिकल क्वांटिटी में कभी पढ़ा ही नहीं कि तुम्हारा पाथ और चेंज, ठीक है, ये भी हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो कभी कभी इसका भी मेजरमेंट का एक टूल दे देता है कि इसके थ्रू बताइए। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन के थ्रू बोल दिया। बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं कि लव, प्यार जो होता है, बताओ ये फिजिकल क्वांटिटी है? प्यार को नापा तोला जाता है क्या? ऐसे भले ही बोला जाता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कितना प्यार करता हूँ क्लियर है क्या? इमोशन, इमोशन बता सकते हो किसी को कितना इमोशन है? नहीं। बहुत सारे चीजें होते हैं जिसको हम नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे मैं मेजरमेंट का एक तरीका दे सकता हूँ तुम्हें। ठीक है, अगर मैं प्यार और लव के बीच में एक बाउंड्री क्लियर कर दूं, ठीक ना, कि प्यार का मतलब ये होता है अगर तुम 5 बजे उठ जाओ, ठीक ना, फिर बातें करो, तो मतलब ये ठीक है, फिर तो फिर तुम उस अनुसार से तुम डिफाइन कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे हमने पाथ और चेंज को डिफाइन किया। ओके, गेटिंग? चलो जी सर। तो एक पॉइंट, चलो एक पॉइंट यहाँ पर तुम बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैव इनफिनाइट नंबर, होगा कि नहीं? इनफिनाइट नंबर्स, बट मिनिमम वैल्यू इज, क्या होगा मिनिमम वैल्यू? क्या होगा अगर 2 पॉइंट के बीच का पूछा जाए तो? फाइनल माइनस इनिशियल। वो तो हमारा कांस्टेंट होगा कि नहीं? हाँ सर। वो जो कांस्टेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैव इनफिनाइट नंबर बट मिनिमम वैल्यू पूछा गया डिस्टेंस का, तो वो चीज हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है कि नहीं? ठीक है। हाँ सर। अब तुमसे हाँ कुछ सर ये पॉइंट सर एक बार समझा दीजिए सर। चलो इसको दूसरा पॉइंट और बना लेते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो अगर मैं तुमसे बोलूं डिस्टेंस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, distance along shortest path means
मीन्स बताओ क्या होगा, डिस्टेंस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स क्या होगा सर, डिस्टेंस का डायरेक्शन क्यों नहीं होता है? ओके ये बताओ पहले, डिस्टेंस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 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 मीन्स अलोंग, तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, वही डिस्प्लेसमेंट मतलब अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, या नहीं तो इसी को क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ए और बी के बीच का अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस तो बहुत सारा बता सकते हो ना, जिसको जहां मन तहां से वो ऐसे ऐसे करके आए, कुछ तो यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कोई एक रास्ता होगा, ठीक है, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट देगा। ये जैसे देखो, एक क्या अगर ऐसे दोगे, क्या एक रास्ता ऐसा है कि जो कि हमारा कांस्टेंट है कि नहीं? बाकी सब तुम्हारा चेंज हो सकता है, जैसे पाथ, ये वाला पाथ ले लो, पाथ 1, ठीक है, ये वाला ही पाथ को तुम कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे करके आ सकते हो, लेकिन एक पाथ ए और बी के बीच का ऐसा होगा कि जो कि तुम्हारा एकदम शॉर्टेस्ट होगा, तो ये चीज तुम्हारा कांस्टेंट होता है, वो जो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आया बात समझ में? हाँ सर, ये आ गया। ऊपर वाला सर समझा दीजिए। हाँ ऊपर वाला यही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैव इनफिनाइट नंबर, ठीक है, तो मतलब ये इनफिनाइट हो जाएगा ना पॉसिबल, 1 2 3 उसको मैं नंबर बोला हूँ, ढेर सारे पॉसिबल है ना ऐसे भी जाने का डिस्टेंस, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम कोई एक है ना, ए और बी, वो जो मिनिमम होता है वो चीज क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। वही मिनिमम वैल्यू क्या होता है उसको मैंने लिख दिया, मिनिमम वैल्यू इज ए कांस्टेंट। ओके, मतलब वो कांस्टेंट मतलब कोई चीज क्या होता है, फिक्स, जानते हो ना? हाँ सर। कांस्टेंट का मतलब फिक्स भी होता है, और यूएस डिक्शनरी से देखोगे तो कांस्टेंट का मतलब फ्रेंड भी होता है। ओके, मतलब फ्रेंड तुम कैसा चाहते हो, वेरिएबल चाहते हो या फिक्स चाहते हो? ठीक। हाँ, तो वो फ्रेंड को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। चलो अब देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तुमने क्या क्या देखा इसके बीच में, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बता सकते हो क्या क्या रिलेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? पहला, बोलो कुछ पहले, मैं फिर मैं बताऊंगा। ऐसा यूनिट होता है मीटर। ओके, तो डिस्टेंस, ऐसे रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब ऐसे करके लिखा रहे, और एक आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का ना लिखने का तरीका अलग होता है, तुम्हें क्लास 10 तक तो पढ़ाया ही गया। जब रिलेशन बिटवीन हो ना तो फिर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट के टाइप में लिखते हैं, जैसे हम पहला दोनों के बीच में रिलेशन करके हम पॉइंट लिखते हैं, जैसे तुम ऐसे बोल सकते हो क्या, डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब ऐसे ये लिख सकते हो क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होता है? डिस्टेंस। हमेशा हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा कि नहीं? नहीं। अब जैसे ए है और बी है, ठीक है, अब इसके बीच का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या बोलोगे, डिस्टेंस क्या बोलोगे, ये डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है, तो ढेर सारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन वाला होगा, एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम बोलेंगे कि हमारा कि डिस्टेंस बड़ा होगा, ठीक है, और बराबर होने का कोई चांस है क्या? सर इक्वल भी हो सकता है। हाँ, कब? जब हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन हो, जैसे मान लो ए और बी के बीच में एक लाइन दे दिया गया, ठीक है, अब तुमसे पूछा गया ए और बी का बीच का डिस्टेंस बताइए कितना होगा, ठीक है, 12 मीटर का एक लाइन खींचा हुआ है, तो डिस्टेंस क्या बताओगे, 12 मीटर। अब फिर तुमसे ए और बी का डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, बताओ क्या बोलोगे, 12 मीटर, ठीक है।
12 मीटर। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे कि डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या नहीं तो क्या होगा, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन दे दिया तो इक्वल होगा। ठीक है? समझ नहीं आया? आया सर। आया सर। आया सर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस को यहाँ पे इधर से ले आओ, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये सब ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी हम लिख सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया, जब भी रिलेशन लिखते हैं हम तो दोनों को एक साथ करके लिखते हैं। एक रिलेशन लिख दिया, और तुम ये भी बोलोगे कि फ्रॉम ए मूविंग बॉडी distance always increasing, it can never be decreasing। ओके, अगर कोई बॉडी हमारा मूविंग है, फ्रॉम ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट कैन नेवर बी डिक्रीजिंग। इसका मतलब समझ में आया? मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब यहाँ से कोई चलना स्टार्ट किया, चल रहा है, अगर वापिस से पीछे भी ऐसे भी जा रहा है ना, तो तुम क्या, और फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो तुम डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, यहाँ से चलोगे, इंची टैप लेके यहाँ से ऐसे करके मेजर करते ऐसे करके ना, समझो कि तुम मेजर करके फिर तुम बी पे आओगे, तब इसको मेजर करोगे। ये नहीं कि ये एक्सिस के ये पीछे आ गया तो हम नेगेटिव ले लेंगे। डिस्टेंस का था एक्चुअल पाथ, जैसे ही चलना स्टार्ट हो गया, ठीक ना, जैसे समझो कि तुम बाइक चलाते हो, ठीक ना, बाइक का जो रीडिंग होता है डिस्टेंस का, ठीक है, जो हम बाइक ट्रेवल करते हैं वो बताओ डिस्टेंस देता है कि डिस्प्लेसमेंट देता है? डिस्टेंस देता है। डिस्टेंस देता है, ठीक ना, वो डिस्टेंस का रीडिंग होता है, जैसे चलते जाता है उसमें तो तुम वापस से घर आ जाते हो, क्या बताओ, वो तो रीडिंग 0 हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उसने क्या मेजर किया है, एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है ना उसने वो मेजर किया। तो वही चीज होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है ना किसी भी मूविंग बॉडी का, वो हमेशा क्या, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वो इंक्रीज, अगर बाइक हमारा चल रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा हमारा मीटर रीडिंग ही हो रहा है, पॉजिटिव ही होता रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, इट कैन नेवर बी डिक्रीजिंग। ठीक है, और आगे अब देखो, इसमें तुमने डिस्टेंस के बारे में लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी जस्ट इसी के साथ में ही लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखोगे व्हाइल, व्हाइल, ठीक है। अब तुम लिखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, व्हाइल फॉर ए, फ्रॉम ए लिख दिया, सॉरी, फॉर ए मूविंग बॉडी होना चाहिए, लैंग्वेज से नहीं बना, हाँ, व्हाइल फॉर ए मूविंग बॉडी, while for a moving body displacement can क्या क्या हो सकता है बताओ, कैन इंक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, या नहीं तो डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मूविंग बॉडी को रोकने का बात नहीं हो रहा है ना, फॉर ए मूविंग बॉडी है ना, मतलब मूव ही करते रह रहा है, तो वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, आ गया, सेकंड पॉइंट था क्लियर। थर्ड सेकंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा कि व्हाइल, डिस्टेंस के बारे में तो समझ में हो गया, व्हाइल फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब वही तुम बाइक पे बैठी, अब बाइक वाला सवाल ही ले लेते हैं, लेकिन अगर अब हम डिस्प्लेसमेंट रीडिंग करना है, ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, अब मान लो ऐसे करके तुम जा रहे हो और वापस से यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ से आगे, इन दोनों के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट बी पॉइंट पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम क्या करोगे, देखो यहाँ से तुम जा रहे हो तो इंक्रीज कर रहे हो डिस्टेंस, एक्चुअल में तुमने यहाँ तक चला, ठीक है, सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 20 मीटर आना चला, फिर तुम वापस चल लिए यहाँ तक, मान लो 10 मीटर चल गए। अभी बताओ कि अब डिस्प्लेसमेंट तो हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे,
और कितना चलना बाकी है बताओ? 10 ही चलना बाकी है ना, 10 मीटर ही ना। तो ये तो घट गया ना, तो ये तुम्हारा घट गया। अगर मान लो इसको यहाँ नहीं चल के यहीं पे बी को यहीं तक रुकना था, तो फिर ये कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। तो बढ़ता भी है, घटता भी है, और जीरो भी होता है जब यही गाड़ी यही चीज आके ए पर ही रुक जाए, नहीं जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मूविंग लिखा हुआ है, तो इसलिए अभी हम जीरो वाला बात यहाँ पे नहीं लिखे। आया बात समझ में? while for a moving body displacement can increasing और सर कैसे जाएगा सर? क्या सर खत कैसे जाएगा सर? अरे घट नहीं रहा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, एक यहाँ से समझो तुम, ये समझो। चलो एक साइकिल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तुमने चलना स्टार्ट किया और तुम यहाँ पर आए। ठीक है, यहाँ पर आए। अब मैं बता रहा हूँ ये डिस्टेंस ना, ये यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से क्या तुमने स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ से तुम यहाँ तक चलने में तुम सपोज 10 किलोमीटर चल गए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? फाइनली यहाँ पर हो तुम, फाइनली यहाँ पे हो 10 नहीं होगा। 10 किलोमीटर। सर 10 नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा देर बाद इधर आ गया, इस तरफ आ गया, यहाँ से चल के ना रोड पे ही चल के एकदम पीछे की तरफ आ गया, और यहाँ से ठीक ना, और यहाँ से इसका डिस्टेंस दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो आया हुआ डिस्टेंस, तो सपोज 7 किलोमीटर आ गया। तो अब बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 10 - 7 10 - 7 होगा। 3 किलोमीटर। ठीक है, तो तुम क्या करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। ठीक है, सर तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा हुआ है? ये 7 तक, तो यहाँ टोटल 10 था और 7 चल चुका है, तो बचा हुआ 3 ही तो है। तो हम किसके थ्रू निकाले? चेंज के थ्रू। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारा चेंज के थ्रू निकलता है, तो 3 किलोमीटर ही बचाना, तो ये तो घट गया ना डिस्प्लेसमेंट। पहले 10 गया, तो ये इंक्रीज, अब इंक्रीज भी किया था। जब ये स्ट्रेट लाइन जा रहा था तो इंक्रीज करना था, जैसे ही पाथ रिवर्स किया तो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज याद रख लेना, कल हम इसके ऊपर सवाल पे जाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कब बढ़ता है बताओ? जब हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन चलते रहता है। कब हमारा डिस्प्लेसमेंट घटता है बताओ? जब हमारा क्या होता है, पाथ हम रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, जब जहां पे हमारा पाथ रिवर्स हो जाएगा वहां पे। चलो थर्ड पॉइंट बताओ। थर्ड पॉइंट में लिखो डिस्टेंस ऑलवेज बी क्या क्या होता है बताओ? पॉजिटिव होता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव, और कोमा लगा लो, नेवर नेगेटिव। कभी नेगेटिव होता है क्या डिस्टेंस? नहीं होता है। नहीं सर। वही जबकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ। माइनस भी होता है। सर 0 हो सकता है। माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। हाँ, जी सर। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कोमा दो नेगेटिव, एंड पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जहां से चला वापिस वहीं पे आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो भी हो जाएगा। हो सकता है। हाँ सर। ओके, और एक पॉइंट और लिख लो, फोर्थ पॉइंट। अच्छा, एक चीज ये भी लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट of the particle is independent of the displacement of the particle is independent of the origin, and it depends only initial and final position of the particle.
अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से लेना देना इसको नहीं होता, एंड इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे यहाँ पर हम निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट, तो तुमने पूछा कि सर एक्स एक्सिस बताइए किधर है, वाई एक्सिस किधर है, कहाँ से कहाँ चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक ओरिजिन बनाइए, यहाँ से एक ओरिजिन बनाइए, बनाया हमने? हाँ सर। हाँ ठीक है, और थोड़ा वो लिख लो भाई, डिस्टेंस। अब देखो, अब डिस्टेंस के बारे में भी कुछ डिपेंडेंट लिखोगे, वाई लिखना, डिस्टेंस। नंबर वाला पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा? यही सर 4 नंबर वाला पॉइंट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, ठीक ना, इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब बताओ कि अब अभी जो मैंने कार वाला ये जो सवाल जो डिस्टेंस ट्रेवल वाला बात किया, एक ऐसे एक रोड है, ठीक ना, एक रोड है, ठीक ना, रोड से एक कार चलना स्टार्ट किया, ठीक है, वो चला, एक ए से चला, ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, फिर ये बी से वापिस के समझो कि कहीं पर ये इस तरीके से वापिस आ गया सी पॉइंट पे, ठीक है, तो ए से पहले बी गया और बी से फिर सी आ गया, ऐसे करके मैं इसको टाइमलाइन एरो टाइमलाइन ग्राफ बोलते हैं इसको, ऐसे करके मैं डिनोट कर रहा हूँ। पहले ये ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से सी पे आया, तुमने कहीं ओरिजिन बनाया क्या? ओरिजिन बनाया कि चलो सर बताओ कि ये कार्टेशियन सिस्टम बताओ, ये एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ से एक लाइन खींचो इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है, एक लाइन खींचो, सपोज सी पे आके रुका है तो एक सी पे खींचो, फिर इसके बीच का ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या हमने ऐसे किया यहाँ पे? नहीं सर, नहीं किया ना, हमने नहीं बस क्या कर नहीं दिया सर। कि इनिशियल कहाँ पे चला, फाइनल कहाँ पे चला, वहां पे हमने ऐड कर दिया, ठीक ना, उसके बेसिस पे निकाल दिया। तो क्या हम ओरिजिन पे डिपेंड करते? नहीं। किस पे डिपेंड किया ये नहीं बताओ, किस पे हमने डिपेंड किया? इनिशियल कहाँ पे था और फाइनल फाइनल कहाँ पे? फाइनल। हाँ, बस यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा। हाँ, यहाँ पर बस यही लिखा गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन एंड इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हाइल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस के बारे में क्या बोलते हो? व्हाइल डिस्टेंस के बारे में लिख दो, डिपेंड ऑन डिस्टेंस एक्स एंड वाई। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। और डिस्टेंस तुम कैसे यहाँ पे मेजर करते हो? एक्चुअल पाथ कहाँ से ट्रेवल हुआ है। अगर हमें डिस्टेंस ही ट्रेवल करना होता, मान लो इसी जगह पे, क्या डिस्टेंस के लिए ओरिजिन का जरूरत होता? नहीं, हमें इनिशियल का तो जरूरत होता, ठीक है, तो हम इनिशियल से यहाँ से और कहाँ से कहाँ कौन सा पाथ है हमें, ठीक है, सपोज हमको यही पाथ है तो हम यहाँ से यहाँ तक पाथ को ऐड करते जाते, ठीक है, यहाँ से पाथ को, ये भी तुम्हारा ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके, ये तुम्हारा डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे, ओके। देखो, अब ये तो था तुम्हारा पॉइंट रिलेशन बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी सवाल में आ जाता है, ठीक ना, ऐसे करके एक फॉर्मेट देखते हो, ये सब बस फॉर्मेट का है, कॉन्सेप्ट वही है। अगर मान लो ऐसे करके आ गया तुमसे लिखने के लिए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? इसके लिए ना बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके इसके लिए बॉक्स बनाना, यहाँ पे डिस्टेंस लिखना, यहाँ पे डिस्टेंस लिखना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना। जब भी डिफरेंस का बात होगा तो हम ऐसे करके बॉक्स बनाएंगे। और इस तरफ जैसे हमने लिखा पहला पॉइंट, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्चुअल पाथ ट्रेवल। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने डिस्टेंस के बारे में लिखा, ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है। तो सिमिलरली इधर हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखना है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
shortest distance between initial and final position, initial and फाइनल पोजीशन। ये तुम्हारे हाथ में है कितना पॉइंट लिखना है, ठीक ना। जैसे बोर्ड में तो बच्चे याद रखते हैं, तुम्हें याद रखने का जरूरत ही नहीं है, तुम एकदम लाइन लगा सकते हो इनके बीच में अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक ना। जो भी पॉइंट लिखोगे वैलिड। अब फिर इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिख दो, ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसके बारे में क्या लिखोगे, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका डायमेंशन लिखोगे, क्या डायमेंशन क्या होता है बताओ, दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो हम वो चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है ना। भले तुम रिलेशनशिप में लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, ठीक है। और डायमेंशन में एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि डिस्टेंस इज स्केलर व्हाइल वेक्टर इज व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते जाते हैं। कुछ डिफरेंट चीज यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हो, फॉर ए क्लोज्ड पाथ distance traveled is बताओ क्या हो जाएगा, 0। किसी भी क्लोज पाथ में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। समझा नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो होगा, हम डिस्टेंस के बारे में लिख रहे हैं ना। फॉर ए क्लोज्ड पाथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज क्या होता है, अगर किसी सर्कल में स्टार्ट करो चलना तो क्या हो जाता है बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ किसी क्लोज्ड पाथ, जैसे ऐसे करके तुमने आ गया, सर्कल का केस में ले रहा हूँ, ए से स्टार्ट किया, ए पे ही चला गया, तो बताओ डिस्टेंस कितना चला, 2 पाई आर चला, ठीक है। तो वो तो तुम्हारा नॉन जीरो हो गया। जबकि वही चीज अगर हम फॉर ए क्लोज्ड पाथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रहेगा यहाँ पर, जीरो होगा फिर। डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। इस टाइप से हम लोग पॉइंट बना बना के लिखते रहते हैं, ओके। ये डिफरेंस हो गया। ओके, समझ में आया इतना। बोर्ड के एग्जाम में सर ऐसा डिफरेंस Yes, sir. हाँ, बोर्ड लिखने के को एग्जाम आएगा। में देखो 10th में भले ही तुम्हें इग्नोर कर दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर बोर्ड में लिखोगे ना मार्क्स कट जाएगा। अगर तुम्हें आ गया सवाल कि लिखिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर तुमने ये अभी जो जिस तरीके से मैंने ABC 1 2 3 4 करके लिखा, दोनों को एक साथ, अगर ये 3 मार्क्स का है ना, तुमको 2 मार्क्स ही देगा। कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही होते भी 1 मार्क्स कट जाएगा। फिर जैसे ये नीचे में लिखा गया डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और सवाल होता है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तुम बॉक्स बना के लिखते ना तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, ठीक ना। ये बोर्ड वाले तुम्हें ये सारी चीज बताते हैं स्टार्टिंग से ही, ऐसे ऐसे लिखने का ये तरीका होता है, मेथड होता है। तो रिलेशन पूछे तो कैसे लिखोगे, देख लिया तुमने, और डिफरेंस पूछे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है। तो तुम्हारे जब भी बोर्ड का पेपर होगा तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि डिफरेंस जब भी पूछेगा तो एक बॉक्स बनाएंगे, एक तरफ डिस्टेंस लिखेंगे, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, और बस उसके बारे में नीचे लिखते चलो। अब यहाँ पे एक ही जगह आगे लिखना जरूरी नहीं है, डिस्टेंस इज ऑलवेज डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल लिखेंगे, तो ऊपर मैंने डिस्टेंस लिख दिया, यहाँ पे मैंने स्केलर क्वांटिटी लिख दिया। ऑब्वियस है स्केलर किसके बारे में लिखा जा रहा है, किसका बॉक्स है, डिस्टेंस का, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल लिखा जाता है, आंसर लिखा जाता है सवाल का। चलो एक सवाल पे आते हैं, बहुत थ्योरी हो गया आज तो, इतना थ्योरी में कभी कराता नहीं एक लेक्चर में। एक तुम्हारा सर्कल है जिसका रेडियस r गिवन है, सर्कल का रेडियस r है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। इधर ही बना लेता हूँ, पाथ दे रखा है तुम्हें, ये टेबल को फिल करना है। सब लोग लिखते चलो सवाल, डिस्टेंस रफ में लिख दो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पाथ है तुम्हें AB,
डिस्टेंस पाथ फिर दे दिया ए सी, पाथ है तुम्हारा ए डी, फिर पाथ दे दिया ए ए। तुम्हें इस टेबल को फिल करना है। डिस्टेंस बताइए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। ओके, इस टेबल को फिल करके बताओ। 2 मिनट है, सारा पार्ट पहले कर लो फिर बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर क्वेश्चन को सर फिर से एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, ठीक है, क्लोज्ड पाथ है जिसका रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी तुम्हारा आर है, ये भी आर है। बताओ ये क्या बन गया? सर्कल बन गया। तो एक तुम्हारा एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब तुम अगर ए से बी जाते हो, पाथ है तुम्हारा, ए से चलना स्टार्ट किया तुमने, जैसे मैं पहला सवाल के लिए करूं, ए से ऐसे करके तुम जा रहे हो कहां तक? बी तक, ठीक है। ए से लेके ऐसे करके बी तक गए। बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब बताओ डिस्टेंस, डिस्टेंस r/2। हाँ, डिस्टेंस अगर तुम टोटल ट्रेवल करते तो कितना करते हो बताओ? 2 पाई आर। ए से ए पे भी आते तो 2 पाई होता ना, टोटल सरकमफ्रेंस। इसके थ्रू जा रहे हो ना, इस पे जा रहे हो ना डिस्टेंस में। एक्चुअल पाथ देखो, ये जो मैं ब्लैक पेन से मार्क करते जा रहा हूँ, ए से बी जा रहे हो, तो टोटल अगर हम चलते तो कितना चलते? 2 पाई आर चलते। ए पे ही आते तो और सर 2 पाई आर का, √2r। अच्छा सुन लो, 2 पाई आर का कौन सा कितना पार्ट चल रहे हैं हम बताओ? इसको क्या, ये 1/4 चल रहे हैं ना, 1/4 चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर बाय 2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस हो गया पाई आर बाय 2। इतना लिख दो, पाई वाई का वैल्यू मत लिखो, सीधा पाई आर बाय 2 लिख दो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम क्या जानते हो कि सर फाइनल और, हाँ, फाइनल और इनिशियल को मिला दीजिए, ये शॉर्टेस्ट पाथ निकालिए। बताओ ये वाला क्या परपेंडिकुलर है? 2r होगा। पाइथागोरस लगा दोगे, 2r होगा। पाइथागोरस ये लेंथ है ना सर √2r। रोटर पर 2 है। रोटर पर 2 सर। हाँ वेरी गुड सर, डिस्प्लेसमेंट 2 सर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे। ये ऐसे है, ये ऐसे है, हमको तो ये वाला निकालना है ना। ये ए बी है हमारा, ये तो हमारा सेंटर है, इसको चलो ओ बोल देते हैं। ये भी आर है, ये भी आर है, तो पाइथागोरस क्या बोलता है? अंडर रूट बेस और परपेंडिकुलर r² प्लस r², तो ये √2r²। तो r तो बाहर हो जाएगा, रूट रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा r√2। ओके, अब तुम्हें पूछा गया a to c, मतलब तुम्हें a से c पे जाना है, a से ऐसे करके c तक जाना है। अब बताओ सर डिस्टेंस पाई आर होगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल 2 पाई आर का तुम क्या चल रहे हो? हाफ चल रहे हो ना, तो तुमने क्या बोला? पाई आर होगा। पाई आर, पाई आर। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ट्वाइस सर। हाँ, ए और सी को मिला दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2r आ जाएगा, ठीक है। अब ए और डी के बीच का बताओ। 2 पाई आर बाय वही सर, √2r। अरे क्या क्या बोल रहे हो, एक एक करके बोलो। पाई r/2 होगा। पाई आर बाय 2। पाई आर बाय 2 बोल रहे हो, हाँ, डिस्टेंस में पूछ रहा हूँ। पाई आर बाय 2 सर। गलत, और बोलो। 3 पाई आर बाय 2। 3 पाई आर बाय 2 सर, 3 पाई आर बाय 2 ये होगा, हाँ सर। ठीक है। अच्छा 3/2r। अब देखो ना, सर तुम्हें ए से डी चलना है, ठीक ना, और आगे यहाँ तक चलना है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे? टोटल था 2 पाई आर, अब तुम्हें कितना चलना बाकी है? ठीक है, कितना चल रहे हो तुम? 4 में से 3 पार्ट चल रहे हो ना, सर। तो ये चीज तुम्हारा कितना हो जाएगा? -πr/2 होगा क्या? नहीं होगा सर। ये 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 पाई आर बाय 2। ये आने दो, तो तुम ऐसे समझ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ए से हम सी तक चले तो कितना चले? ए से सी तक पाई आर चले, प्लस फिर एक क्वार्टर के लिए हम कितना चले थे बताओ? एक क्वार्टर के लिए पाई आर बाय 2, दोनों को सम कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा?
3 पाई आर बाई 2 टू। by r. 3 pi r by वेरी गुड। बहुत लोग क्या कर देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, टोटल चला 2 पाई आर। अब जैसे इससे पहले क्या कर रहा था, डिवाइडेड बाय, जैसे इसके लिए डिवाइडेड बाय 4 कर रहा था तो हो जा रहा था, इसके लिए हाफ कर रहा था, और इसके लिए क्या कर देता है, 3 कर देता है। ये गलत है कि नहीं? हाँ सर। ये गलत है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा? सर root over 2r. हाँ 2r बोल रहे हो, r root over 2 ना, क्योंकि ए डी है, ए है, इसको हम मिला देंगे, इसको मिला, बस इसी दोनों को मिलाएंगे। ये वाला हमारा आर लेंथ है, ये वाला हमारा आर लेंथ है, तो बस यही तो हमारा पाइथागोरस, यही तो हमारा लग जाएगा, यही तो निकालना है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। चलो अब ए से ए पे आ जाते हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 pi r 2 पाई आर। Twice by r. वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? sir 0 Zero. 0 वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक Yes, ठीक है? Yes, sir. sir sir. ओके, चलो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी का। हमने पोजीशन वेक्टर देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, ये सब मोशन का बेसिक पैरामीटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। वेलोसिटी, इन सबको मिला के एक साथ पढ़ेंगे। वेलोसिटी बताओ क्या होता है? Sir, rate of change of position of an respect to object time. which time and given direction is called velocity. ओके, और किसी को कुछ बोलना है? तुम लोग सही हो या गलत हो बोला करो, कुछ ना कुछ बोला करो, ठीक है? Sir, rate of change of position with respect to time. हाँ ठीक है, तो तुम यहाँ पे बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ Change of positions of an object with time and given direction. पोजीशन, सिंपल रखो ना, विथ टाइम। ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम मतलब क्या हो कि हमारा पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है। तो हम वेलोसिटी को ऐसे करके डिफाइन कर देते हैं, वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा, पोजीशन को हम डी वेक्टर लिख रहे थे ना, यहाँ पे ऐसे डी वेक्टर लिख दिए और इसको टाइम कर दिए। अब ये किससे, रेट ऑफ चेंज है ना, तो चेंज को हम डी वेक्टर को हम पहले बताओ क्या लिख रहे थे, r2 माइनस r1 निकल के आया था ना हमारा, डिवाइडेड बाय टाइम। ये मैं पुराने से ही लिंक कर दिया इसको, आया ये समझ में? हाँ सर। जी सर। जैसे डी के जगह पे r2 माइनस r1 देखो ना, यहाँ पे मैंने कहीं पोजीशन जब मैंने लिखाया था ना चेंज में, डिस्प्लेसमेंट में, तब वहां पे मैंने बताया था, पहले डिस्प्लेसमेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा था ना r2 माइनस r1 डी के जगह पे, ये डी के जगह पे r2 माइनस r1, और डी को हमने पोजीशन वेक्टर बोला था। यहाँ पे पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो वही चीज हमने लिखा वेलोसिटी के बारे में। टाइम हो गया सर, ओके 9:30 है ना, अभी तो थोड़ा है, 2 मिनट है। चलो इसका यूनिट बता दो क्या होगा? मीटर पर मीटर पर सेकंड। डायमेंशन बता दो क्या होगा? m naught l1 t inverse 1. not L1 T ऐसे लिख दिया LT माइनस 1 तो भी गलत नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर। कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। सर वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर है इसका, डायरेक्शन किधर होगा? दिस इज वेलोसिटी, ऐसे करके तुमने लिखा ना वेलोसिटी वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन किधर लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अलोंग स्लोप ऑफ इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। और ब्रैकेट में लिख लो, जैसे जानते हो ना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है बताओ? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब जैसे तुमसे पूछा जाए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताओ किधर होगा, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के लोग होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन फिर वापस तुम जाते हो किधर होता है, डिस्प्लेसमेंट के तरफ, मतलब इनिशियल से, तो वही हम इनिशियल से फाइनल हम एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन लेते हैं। इस तरीके से हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अब जैसे वेलोसिटी ना सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो गया,
ठीक ना। यहाँ पे वेलोसिटी खत्म नहीं हो गया, अब हमारे लिए वेलोसिटी के और भी टाइप हो जाते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी के 2 टाइप और हम पढ़ते हैं, बता सकते हो कौन कौन? तुमने देखा होगा यूनिफॉर्म कहीं? वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 2 ही होता है, एक ही नाम को तुमने दो डिफरेंट वर्ड इंग्लिश का यूज करके 4 बना दिया। एक तो होता है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी और दूसरा होता है तुम्हारा हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, चूंकि टाइम हो गया है तो एवरेज वेलोसिटी को और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज ना तुम्हारा जो इवनिंग क्लास है वो डाउट क्लास है, किसका? जो हमने कल होमवर्क दिया था, और आज भी होमवर्क मिलेगा। आज तो इस डीपीपी पे तो कोई होमवर्क, इस क्लास पे तो कोई होमवर्क मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बेसिक्स है, तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का ही होमवर्क जाएगा। और हम क्लास टाइमिंग हम रख रहे हैं डिस्कशन का, कितना बजे से रख दे बताओ? 5 बजे से सही रहेगा क्या? हाँ सर, सर 5 बजे नहीं, सर 6 बजे? 6 बजे से रखिए। 5 बजे सर, 5 बजे से सर 5 बजे, 5 बजे सर, 5 बजे सर, 5 सर, 5 सर 5 सर, हाँ सर, 5 5:30 कर रहा हूँ। हाँ सर, ओके ओके सर। ओके सर। करिए सर 5-5। 5:05 पे नहीं। हाँ सर सर, हाँ क्या बोल रहे हो? सर 5:30 हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अरे हाँ, सर। 5:30 to 6:30 चलेगा। हाँ ठीक हाँ, है, सर। ज्यादा टाइम नहीं। ये तुम्हारा होमवर्क डिस्कशन होगा, तो दोनों आओगे, नीट और जेई दोनों आओगे। और ना बेसिक मैथमेटिक्स का ना दोनों का ऑलमोस्ट एक्सरसाइज सेम ही है, ठीक है। तुम अगर मैच कर लेना, अगर 2 फ्रेंड हो तो ऑलमोस्ट 95% सेम बेसिक मैथमेटिक्स का जो भी सवाल है, तो एक साथ डिस्कस हो जाएगा। ओके, तो आज भी कुछ होमवर्क दूंगा, वो भी करना। तुम्हारे पिछला होम भी कुछ डाउट होना तो मुझे सेंड कर देना, जो भी है, तो उसके टाइम पे भी हम ले लेंगे उसको। चलो ओके, तो यहीं तक रखते सर हैं। मैंने आपको भेजा था, आपने आंसर ही नहीं। अच्छा, मैं करूंगा ना, टाइम नहीं मिला मुझे। हाँ सर, तो चलो ओके ओके, सर। बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर, बाय बाय। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। क्या हो रहा है?